नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सिडनी के ओलंपिक पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। शानदार उनका वहां पर स्वागत भी हुआ। प्रधानमंत्री बोले कि विकसित भारत हमारा साझा सपना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ब्रिस्बेन में नया वाणिज्यिक दूतावास भी खोला जाएगा और कहा कि हम समय के साथ बदल रहे हैं, मगर हमारे मूल सिद्धांत वही है। वसुदेव कुटुंबकम में हमारा अब भी भरोसा है। एक धरती एक स्वास्थ्य में हम भरोसा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के समय हम लोगों ने 50 से ज्यादा देशों को दवा उपलब्ध करवाई और कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया का गहरा रिश्ता रहा है। हम कई समझौते एक साथ मिलकर कर रहे हैं। इस स्वागत समारोह में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग स्पेशल फ्लाइट से सिडनी पहुंचे थे और शानदार स्वागत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी
भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2000 के नोट को बैंकों में जमा करने और बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक के 19 रीजनल ऑफिस और सभी बैंकों की शाखाओं में आज से 2000 रुपए के नोट बदलने शुरू हो चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट ही बदले जा सकेंगे और 30 सितंबर तक लोग बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस बीच 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, यानी मुद्रा के तौर पर उनकी वैधता बनी रहेगी। अगर आप उनको खर्च करने जाते हैं तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 30 सितंबर या उससे पहले खरीदारी में इनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक लोगों को अब इस बात के लिए उत्साहित करेगा कि वो 30 सितंबर तक नोट बैंक में जमा करा दें। तो 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आरबीआई ने साफ किया है कि पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन कुछ बैंक इस गाइडलाइन का पालन नहीं करते नजर आए। दिल्ली में करोल बाग में पीएनबी बैंक के एक ब्रांच में ग्राहकों से पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया। बैंक ने अपने गेट पर इस तरह की एक सूचना भी चिपका दी थी। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम करोल बाग में हैं और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का बैंक स्ट्रीट ब्रांच है। लोगों की तकलीफ भी आज बढ़ी है। जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसका पालन यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम महेंद्र टंडन है जी। ऐसा है, मैं बैंक में गया था तो उन्होंने कहा कि जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस हैं कि 2,000 के 10 नोट आप बैंक में लेके जाते हैं किसी भी शाखा में तो कुछ उसके आधार कार्ड मान्यता कुछ भी चीज़ देने की जरूरत नहीं। और यहाँ ये कह रहे कम से कम एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है जो बैंक की गाइडलाइंस है। तो डॉक्यूमेंट में क्या कह रहे हैं? आधार कार्ड या कोई पैन कार्ड कुछ लगा हो, बस वो लगा होना चाहिए। क्या इसका मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं कर रहे? बिल्कुल भी फॉलो करना चाहिए ना इनको। बैंक से बैठे हुए तो या तो रिजर्व बैंक की कहेंगे हम गाइडलाइन नहीं फॉलो करते, खत्म हो जाती बात है। तो ये तो पहली वाली कंडीशन में आ जाएंगी पब्लिक सारी, जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं हो वो मारा जाएगा। तो ये तकलीफ का ही विषय है। 100% तकलीफ, वो पुरानी वाली तकलीफें शुरू हो जाएंगी स्टार्ट है। ये अपनी आई पे उतर के फॉर्म इन्होंने अंदर बना दिया, बस उस फॉर्म को फिलअप करो, जमा कर ले जाओ। और कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि लोग पहुंच रहे हैं लेकिन नोट नहीं बदले जा रहे हैं, बल्कि उनकी जगह नोट खाते में जमा करवा लिए जा रहे हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस की इंडियन बैंक का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल। सर ये बताइए कि आप अपने नोट एक्सचेंज कराने गए, कई बैंक्स में गए, आपने क्या देखा? मेरा नाम दुर्गेश जिंदल है, मैं एसएससी सिक्योरिटी में काम करता हूँ। हमें ये कहा गया था कि 10 नोट आप बिना आईडी के किसी भी बैंक में जाके बदल सकते हैं। यहाँ आके पता लगा कि 10 नोट तो छोड़ो, एक नोट भी नहीं बदल रहे। पहले आप अपनी आईडी की फ़ोटोकॉपी लगाओ, फॉर्म भरो और अपने खाते में जमा करो। हमारे पे ऐसा अभी कोई सिस्टम नहीं आया कि हम 2000 का नोट बदल के दें। नहीं, ऐसा आप कितने बैंक्स में गए? कई बैंक में जा चुका। कौन से बैंक में गए? इंडियन बैंक, हाँ, J&K बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और PNB। अब लास्ट में मैंने जाके इसमें जमा करे हैं 4 बैंकों के बाद। तो आप इंडियन बैंक में आके वहाँ पे भी एक्सचेंज नहीं हुए, वहाँ पे भी आपको डिपॉजिट करा? हाँ, ये स्लिप है मेरे पे। आप स्लिप दिखाइए। सो ऑफ कोर्स देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट मेड बाय दिस पर्टिकुलर। देखिए आज की तारीख मोहर लगी। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि एक्सचेंज नहीं करेंगे, आप डिपॉजिट करिए आपके सामने। और ये चारों बैंकों में, बाकी जगह तो आपको मना ही कर दिया कि हमें तो एक नोट अपना पर्सनली नहीं बदला। मेरे को अपनी ज़रूरत है एक नोट खुलवाने के लिए, उन्होंने भी मना कर दिया।
तो आप लोग ये क्यों कहते हो कि 10 नोट जाके कोई भी बदलवा सकता है? एक नोट भी नहीं बदलेगा. So he has one 2,000 rupee note here and ये भी even नहीं that बदला. was not exchanged, he says. आप एक नोट नहीं बदले, 10 नोट कहाँ से बदलेंगे, बताइए ना. और वहीं दिल्ली में एसबीआई कनॉट प्लेस ब्रांच में ग्राहकों की कतार देखने को मिली। यहां पर ग्राहकों ने बताया कि रिक्विजिशन स्लिप भरने को इनको कहा गया है और उसके बाद उनके 2,000 रुपए के नोट जो हैं वो बदले गए। हिमांशु शेखर की एसबीआई ग्राहक से बातचीत जो है वो आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त कनॉट प्लेस में पी ब्लॉक में जो एसबीआई का ब्रांच है उसके ठीक सामने हूँ। मेरे साथ विनोद है जिन्होंने अभी अभी 2,000 रुपये का नोट एक्सचेंज कराया है। क्या कोई परेशानी हुई? सर नहीं, बड़ी इजीली हो गया और जो लग रहा था मतलब जैसे कि मतलब हॉश पॉश होगा वो उस तरह की कुछ वो नहीं है, वो काफ़ी इजीली होगा। इजीली हो गया? जी सर। तो क्या इसमें आपको कोई पहचान पत्र भी दिखाना पड़ा? नो सर, खाली मैंने स्लिप भरी है, उसमें पेइंग स्लिप होती है और आसानी से मेरा हो गया है। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आपने है। नोट एक्सचेंज कराया या डिपॉजिट किया? मैंने डिपॉजिट करवाए हैं। डिपॉजिट कराया जी 2,000 के। 2,000? जी सर। तो उसमें तो कोई सीमा नहीं है? नहीं, उसमें मेरे ख्याल से एक दिन में आप शायद 2,000 के 10 नोट आप जमा करवा सकते हो। नहीं, वो एक्सचेंज के लिए था। एक्सचेंज के लिए सर। हाँ, डिपॉजिट तो अनलिमिटेड है। जी सर। हाँ? ऐसे कुछ तो जैसे आप पहले डिपॉजिट करते थे दूसरा कैश, वैसे ही आपने 2,000 के नोट को डिपॉजिट दिक्कत वगैरह कराया। नहीं तो क्या कुछ सोच थी कि जल्दी से जल्दी जो 2,000 के नोट है उनको? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा टाइमिंग काफ़ी है, अभी 30 सितंबर तक का है, तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें जल्दी करवाना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा जो और भी हैं कि अपना आराम से करवाएं। कोई ये नहीं है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। पैनिक की जरूरत नहीं, और लाइन भी थी लंबी अंदर? नहीं, ज़्यादा लाइन नहीं थी। जो लग रहा था वैसे नहीं है कुछ, वैसे नहीं है। ठीक ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, टीवी इंडिया। तो नोटबंदी जैसे हालात तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग चिंतित जरूर हैं अपने 2,000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए। हैदराबाद लिए चलते हैं आपको दिल्ली के बाद, जहां पर एचडीएफसी बैंक का हाल बता रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। आज पहला दिन है जब 2,000 के नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं बैंक्स पर। हम सिकंदराबाद मारडपल्ली के एचडीएफसी बैंक में हैं और यहाँ पे दीक्षणा आई हुई हैं नोट एक्सचेंज करने के लिए। आप क्या डिपॉजिट करना चाह रही थी, एक्सचेंज करना चाह रही थी? आप यहाँ के कस्टमर हैं? एक्चुअली कम टू एक्सचेंज। मैं पहले एक्सचेंज करने के लिए आई थी, पर उन लोगों ने व्हेन आई इंक्वायर्ड उन लोगों ने मुझे डिपॉजिट करने के लिए बोला। फिर उसके बाद आई कैन विदड्रॉ द कैश इन द 500 रुपी नोट्स दैट आई वांट। उसमें तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा वैसे। या हाँ, इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, बट आई एम सीइंग। एचडीएफसी के बैंक अथॉरिटीज़ ने हमें बताया कि जो यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपना कस्टमर आईडी दे सकते हैं और फिर वो एक्सचेंज कर सकते हैं ऐसे वाले नोट्स। ऑफ कोर्स इसमें 10 नोट होंगे शायद। वो लिमिट है। ऑफ कोर्स एक बारी में आप 10 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप डिपॉजिट करना चाहें तो उस पर कोई रोक नहीं है। और अब नॉन अकाउंट होल्डर्स के लिए रूल ये है कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आइए, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ऐसा कुछ, एंड आप आके यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली सरकार को समर्थन देने पर कांग्रेस की कभी हां कभी ना, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। और वन्य जीव प्रेमियों के लिए दुखद खबर आ रही है और ये खबर कूनो नेशनल पार्क से आ रही है। एक शावक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है मादा चीता ज्वाला के एक शावक ने आज दम तोड़ दिया है। 29 मार्च को ही एक साथ 4 शावकों का जन्म हुआ था और काफी खुशी फैल गई थी। भारत में 7 दशकों के बाद चीते के शावकों का जन्म हुआ था, लेकिन एक शावक ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है। फिलहाल वजह यहाँ पर साफ नहीं हो पाएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं। अनुराग, वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर है और वाकई में जब 4 शावकों का जन्म हुआ था तो ये खबर, ये तस्वीरें जो हैं ये वायरल हो गई थी। क्या कुछ जानकारी शावक की मौत को लेकर मिल रही है? बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद खबर है अदिति वन्य प्रेमियों के लिए और खास करके चीता प्रोजेक्ट के लिए भी इसे एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले 3 चीतों की मौत हो चुकी है और अब एक जो लगभग 4 से 5 दशकों बाद देश में 4 चीता शावकों का जन्म हुआ था, उसमें से एक की मौत हो गई है। आपको याद होगा जब 2 महीने पहले इनका जन्म हुआ था तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा था वंडरफुल न्यूज, लेकिन अब लगभग 5 दशक बाद जो ये चीते कूनो में जन्मे थे, सियाया जो नामीबिया से आई मादा चीता थी, उसने इन 4 शावकों को जन्म दिया था। लेकिन आज खबर आ रही है कि उसमें से एक की मौत हो गई है।
दरअसल अभी तक ये भी नहीं पता लग पाया है कि जिस चीता शावक की मौत हुई थी वो नर है या मादा, क्योंकि चीता शावकों के पास जो भी विशेषज्ञ हैं वो लगभग 3 से 4 महीने बाद ही जाते हैं, नहीं तो इनकी जो माँ होती है उसकी तबीयत वो कई बार तनाव में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने की आशंका होती है। तो इसके बारे में भी बहुत ज्यादा और खबर नहीं आई है कि बीमार था या थी या किस वक्त इसकी मौत हुई है, लेकिन वन प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि जरूर कर दी है कि एक शावक की मौत हुई है। अदिति जी, हाल ही में अनुराग, इससे पहले भी हमने देखा था कि चीतों की मौत हुई थी कूनो नेशनल पार्क में, जिन्हें नाम्बिया से लाया गया था। तो जब इन 4 शावकों का जन्म हुआ था तो संख्या जो है वो 23 तक पहुंच गई थी। अनुराग, अब संख्या के बारे में क्या जानकारी है, कहाँ तक अब पहुंच गई है चीतों की संख्या? देखिए, वापस उसी तादाद में है अदिति। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन हकीकत यही है कि 3 इससे पहले जो साशा है, उदय है और एक और मादा चीता की मौत हुई थी कुछ दिनों पहले ही, तो 56 दिनों में, और अब ये एक चीता शावक मौत हो चुकी है। तो संख्या लगभग वहीं पहुंच गई है जब यहाँ आए थे, और जब 4 शावकों के आने के बाद चीतों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब चूंकि 3 जो चीता है और एक अभी शावक है, उसकी मौत के बाद ये आंकड़ा लगभग बराबर पर ही रह गया है। जी अनुराग, एक और सवाल यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी। साशा की मौत, उदय की मौत और दक्षा की मौत के बारे में आपने जानकारी दी, तो क्या उन मौतों की जांच में कुछ साफ हो पाया कि क्या वजह रही? क्योंकि ये बाहर से भी लाए गए थे, काफी कोशिश की गई थी कि इन्हें एक्लेमेटाइज किया जाए जो नया वातावरण है उसके साथ, लेकिन क्या वजह सामने आ पाई पिछली मौतों की? देखिए, अधिकारियों का तो साफ तौर पर यही कहना है कि ये सब प्राकृतिक हैं। जैसे साशा की मौत के बारे में ये बताया गया था कि उसको किडनी की समस्या पहले से ही थी। उदय के बारे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन संभवतः किसी जहरीले कीड़े ने काटा या सांप ने काटा, इस तरह की बातें सामने आई थी। और जो दक्षा की मौत है उसके बारे में बताया गया था कि मीटिंग के दौरान जो 2 चीता थे वो बहुत आक्रामक हो गए और उसमें जो उसको चोट लगी। तो ये सारे कारण जो बताए गए हैं जंगल में रहने के, ये कई बार इसमें प्राकृतिक ही वजह ज्यादा लगती है। हालांकि कई वन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये लंबे वक्त के लिए, चूंकि इतनी कम अवधि में इन चीतों की मौत हुई है, तो एक झटका इसको मान रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के अधिकारियों से, मंत्री से बात करेंगे तो उनका कहना है कि ये प्राकृतिक तौर पर है, जन्म और मृत्यु का एक चक्र चलता रहता है। और उन्होंने पहले यही जोड़ा था कि जब चूंकि और 2 मादा चीतों के बारे में ये बात सामने आ रही है कि वो संभवतः वो नए शावकों को जन्म दे सकती हैं, तो ये और इस कड़ी में उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये एक जो प्राकृतिक चक्र है जो चलता रहता है। और जंगल में इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं, कई कारण होते हैं जिनका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें चीतों को लाया गया है यहाँ पर, और एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अदिति, बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो कूनो नेशनल पार्क में एक शावक की मौत हो गई, फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया। सवाल इंडिया का हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। केंद्र के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर अरविंद केजरीवाल जहां सभी पार्टियों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल को झटका दे दिया है। पहले कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा ने समर्थन देने की बात कही, लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे पर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन अब दिल्ली कांग्रेस के नेता खुलकर केजरीवाल के साथ जाने का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि यह फैसला आत्मघाती साबित होगा। तो केजरीवाल के मुद्दे पर हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने अजय माकन से बातचीत की है। वो बता रहे हैं कि क्यों केजरीवाल को समर्थन देना घातक होगा। सुनवाते हैं वो बातचीत। छोटा सा सवाल है, केजरीवाल को समर्थन क्यों नहीं देना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, केजरीवाल को क्यों समर्थन नहीं देना चाहिए, इसके 2 बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक पहलू है कि केजरीवाल को क्यों समर्थन कांग्रेस पार्टी दे। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में, हमारे सबसे महबूब नेता राजीव गांधी जी के खिलाफ में, इन्होंने रेजोल्यूशन विधानसभा में पास किया कि राजीव गांधी जी के खिलाफ भारत रत्न वापस ले लिया जाना चाहिए, और बीजेपी के समर्थन से किया। जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर जब बीजेपी लेकर के आई कानून, तो सारी विपक्ष पार्टियां उसका विरोध कर रही थी और ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। बीजेपी के समर्थन में जम्मू कश्मीर को जब टुकड़े करे गए तो ये बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए थे।
उसके बाद में जब जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट का हम लेकर के आए प्रस्ताव, क्योंकि उन्होंने जस्टिस लोया के केस में इन्वेस्टिगेशन मना कर दिया, हम इंपीचमेंट लेकर के आए तो ये बीजेपी के साथ में खड़े हो गए। इन्होंने इंपीचमेंट में कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। यही नहीं, जिस वक्त डिप्टी चेयरमैन का राज्यसभा में चुनाव हुआ तो इन्होंने ऑपोजिशन कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। पंजाब के अंदर इलेक्शंस होते हैं, इनके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, इन्होंने कांग्रेस का ही तोड़ करके, कांग्रेस के ही एक एक्स-एमएलए को तोड़ के, कांग्रेस के हमारे मरहूम संतोष चौधरी जी की वाइफ चुनाव लड़ रही थी, उनके खिलाफ में इन्होंने अपना कैंडिडेट उतार करके कांग्रेस को हराने का काम किया। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कैंडिडेट अपना नहीं खड़ा करते? गोवा में ये जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गुजरात में ये जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हैं, बीजेपी है और कांग्रेस है, तो यदि आप आपके साथ नहीं है तो फिर तो ये कहा जाएगा ना, तो आप बीजेपी के साथ हैं, परोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से बीजेपी को समर्थन हो रहा है उनके अध्यादेश का। गुजरात में जब आम आदमी पार्टी वाले जब चुनाव लड़ा रहे थे हमारे खिलाफ में, तो वो किसके साथ में थे? गोवा में जब वो चुनाव लड़ा रहे थे वो किसके साथ में थे? आम आदमी पार्टी वाले। पंजाब में जब लड़ा रहे थे वो किसके साथ में थे? दिल्ली में शीला दीक्षित जी को जो उल्टा सीधा कह करके बदनाम कर रहे थे, वो किसको फायदा पहुंचा रहे थे? जब तक शीला जी थी दिल्ली में, जब तक कांग्रेस थी दिल्ली के अंदर, हम लोगों ने बीजेपी को दिल्ली में पार्लियामेंट में नहीं जीतने दिया। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में पर्यटन को लेकर G20 की 3 दिनों की बैठक का आज दूसरा दिन है। सरकार को उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन की तस्वीर और बदल जाएगी और वहां अलग अलग देशों के 60 से ज्यादा डेलीगेट्स इस वक्त मौजूद हैं। कश्मीर में पर्यटन की संभावना को लेकर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से बातचीत की है हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ केंद्रीय टूरिज्म मंत्री मिस्टर जी के रेड्डी हैं। सर, आपका कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना चाहिए कश्मीर में, यहाँ पे प्रमोट किया जाना चाहिए, किस तरह से करेंगे? नहीं, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भारत में आना चाहिए, हर स्टेट में आना चाहिए, और इंक्लूडिंग जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से श्रीनगर हो, जम्मू कश्मीर हो, एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। अभी मैं बताना चाहता हूँ, इस साल जम्मू कश्मीर का जीडीपी जो है 7% टूरिज्म से आया, इसको 15% ले जाना चाहिए, और आ सकते तो आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू में 20% जीडीपी टूरिज्म के द्वारा होना चाहिए। अगर होना है, इतने बड़े पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर, इतने बड़े डेस्टिनेशन है, इसको विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार देना चाहिए। इसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जम्मू कश्मीर स्टेट हो, गवर्नमेंट इंडिया हो, इतने डेस्टिनेशन में गवर्नमेंट के पैसे से नहीं कर सकते हैं। दुनिया में किधर भी देखिए, जिस देश में टूरिज्म बढ़ा है उस देशों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स सबसे ज्यादा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा ही अलग अलग देशों में टूरिज्म आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत भी, क्योंकि 1 लाख मॉन्यूमेंट्स है आर्कियोलॉजी के पास, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3600 मॉन्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 1 लाख से ज़्यादा है। और जितने भी इको टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, वाटर स्पोर्ट्स है, ऐसी अलग अलग जगह जितने बीचेस भारत में, दुनिया में कोई देश नहीं है। इसलिए इस इतना बड़ा देश में इन्वेस्टमेंट चाहिए, सरकार नहीं है, सरकार के द्वारा ही नहीं हो सकता, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के साथ भी सभी प्रांतों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम प्रयास करें। हम FDI 100% FDI भारत में आने के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हम स्वागत कर रहे हैं। सर, श्रीनगर में अगर हम बात करें, द एयरपोर्ट फैसिलिटीज को एनहांस करने की हमेशा बात की जाती है। आप कल जैसे बता रहे थे कि पिछले साल 532 फ्लाइट्स आती थी, इस बार जो है वो डबल हो गया है। तो लेकिन वो जो है वो बेस एयरपोर्ट है, मतलब इट्स विद द फोर्सेस, तो एक क्या अलग से एयरपोर्ट बनाने की कोई बात, या इस तरह से फैसिलिटीज एनहांस करने की? बिल्कुल करना जरूरी है, एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है वो। स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से कैसे होना चाहिए, जरूर सरकार इस पर पॉजिटिव थिंकिंग कर रही। जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के लिए जो भी करना चाहिए जरूर वो करेंगे। हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं। मैं सभी लोगों को इसलिए, नॉट ओनली इंडियन इन्वेस्टर्स, दुनिया के अलग अलग G20 कंट्रीज के भी और इन्वेटिव कंट्रीज के भी आज जो टूरिज्म का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं,
वैसे स्टेक होल्डर्स को आज श्रीनगर बुलाए। आज पहली बार बहुत लोग श्रीनगर आए हैं। इसका श्रीनगर का जो अच्छे एक ब्यूटीफुल सिटी जो फैसिलिटीज है, टूरिज्म विकास हो सकता है, वो लोग देख रहे हैं। मैं पूरा विश्वास करता हूँ आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिव जैसे बोले ट्रेन भी आने वाला है, हम ट्रेन का काम भी कर रहे हैं। जोजिला टनल लगभग 5000 करोड़ से जोजिला टनल हम पुलवामा के से जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं। ऐसी नेशनल हाईवेज कर रहे हैं, ट्रेन का फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे बड़ा हाइट जो पिलर डाल के जो ट्रेन लाइन डाले हैं, ईफिल टावर से ज़्यादा बड़ा पिलर, दुनिया में सबसे बड़ा पिलर आज जम्मू कश्मीर में हम डाले। कितना मेहनत करे आप समझना चाहिए। एक ट्रेन डालने के लिए कितना पैसे भारत सरकार जम्मू कश्मीर में कैसा खर्च कर रहे, एक एग्जाम्पल वो चाहते हैं। अलग अलग टनल से एक्टिविटी, ट्रेन जाने के लिए टनल एक्टिविटी हम कर रहे हैं। जोजिला टनल साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़ा टनल होगा, 15 किलोमीटर से बड़ा टनल का काम आज जम्मू कश्मीर में है। इसलिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर भी, क्योंकि टूरिज्म बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट आना है, लोगों को रोजगार मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा। ऐसा एयरपोर्ट से लेके अलग अलग नेशनल हाईवेज तक हम जरूर इस विषय पर पूरा डेडिकेशन के साथ हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए भव्य आयोजन किया जाना, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा उद्घाटन और सुबह से ही हवन पूजन का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 28 मई की सुबह 11:30 बजे शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा ठीक वैसे ही बनाई गई है जैसी दिसंबर 2020 में आधारशिला के वक्त किया गया था। विपक्षी पार्टियों ने कार्यक्रम के बहिष्कार की धमकी दी है। उनकी मांग है कि उद्घाटन राष्ट्रपति करें, न कि प्रधानमंत्री। सवाल इंडिया का मैं फिलहाल इतना ही। नमस्कार।